अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हसन जावेद और आज हम आपके लिए जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं ये बहुत ज़्यादा डिमांड पे और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे लोग मुझे कह रहे थे कि आप एक्वा का भी रिव्यू बनाएं या प्रियस का रिव्यू बनाएं। तो जी एक्वा और प्रियस मोर और लेस सेम टेक्नोलॉजी पे बनी है। तो दिस एक्वा वाज फॉर सेल विद अस, तो हमने कहा कि क्यों ना इसी एक्वा से फ़ायदा उठाया जाए और इस एक्वा का आपके लिए रिव्यू बनाया जाए। तो जी जिस तरह आपको पता ही है कि मैं ज़्यादातर गाड़ी का एक्सपीरियंस करने के बाद, और ये को 8वीं 10वीं हमारी एक्वा है तो इसलिए मैं एक्वा को काफ़ी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो मैंने कहा इसका रिव्यू बनाया जाए। तो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू बना रहे हैं जी, दैट इज़ अ 2015 मॉडल एस वेरिएंट टोयोटा एक्वा, जो कि एक कम्प्लीटली हाइब्रिड गाड़ी है। और इससे पहले कि हम इस गाड़ी की डिटेल में जाए, मैं समझता हूँ कि हाइब्रिड के बारे में पता होना और हाइब्रिड की बेसिक डिटेल पता होना कि हाइब्रिड इंजन कैसे काम करता है और क्यों ये गाड़ियाँ नॉर्मल मैकेनिकल गाड़ियों से बेहतर कंसिडर की जाती हैं, या ये फ्यूल कैसे सेव करती हैं, उसके बारे में बात कर ली जाए। तो जी अभी हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली हाइब्रिड गाड़ी होती क्या है, कैसे वो इतना फ्यूल बचा लेती है, क्यों ये पाकिस्तान में हिट है। बाकी आगे जाके इस गाड़ी की रिव्यू की बात करेंगे कि इस गाड़ी के कंसिडरिंग एक्वा के इसकी क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं इसमें, क्या इसमें बुरी चीज़ें हैं जो आपको तंग कर सकती हैं। तो हाइब्रिड इंजन की बात करें तो जी हाइब्रिड गाड़ी में बेसिकली आप 6 कंपोनेंट्स पे उसको बेस कर सकते हैं। मैं इस टाइम टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में जी देखें, बेसिक कंपोनेंट तो ऑब्वियसली इंजन होता है, इंजन के साथ एक मोटर होती है, मोटर के अलावा इसमें एक जनरेटर होता है और जनरेटर के अलावा इसमें एक बैटरी होती है। अब जो मेन 2 चीज़ें हाइब्रिड के लिए होती है, आप उसमें कह सकते हैं कि बेसिकली इसमें एक पावर स्प्लिट यूनिट लगा होता है या पावर स्प्लिट डिवाइस आप उसे कह सकते हैं। और एक इसमें जो स्पेसिफिक डिवाइस सिर्फ हाइब्रिड इंजन में होती है वो एक पावर कंट्रोल यूनिट होता है जो पावर को कंट्रोल करता है, जिसको मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि उसका मेन यूनिट क्या होता है या मेन उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है। तो जी सबसे पहले बात करें तो इंजन की, इंजन आप सबको पता है किस लिए होता है। इंजन के साथ एक मोटर इसमें डाल दी गई होती है जो कि एक इलेक्ट्रिकली पावर्ड मोटर होती है जिसको इसकी बैटरी पावर देती है, और ये अदर वे अराउंड होता है, वो मोटर भी बैटरी को चार्ज करती है। तो अगर आपको मैं सिंप्लीफाई करके बताऊं, जब आप गाड़ी को कम स्पीड पे चलाते हैं तो वो मोटर काम करती है, बैटरी से पावर लेके वो मोटर चलती है। जैसे अभी मैं 29 पे चल रहा हूँ तो मुझे इंजन की कोई आवाज़ नहीं आ रही। जैसे ही मैं इस गाड़ी को रेव करूँगा तो ये गाड़ी एक स्पेसिफिक स्पीड पे जाने के बाद अपना इंजन स्टार्ट करेगी। आपने जैसे देखा इसका इंजन स्टार्ट हो गया, और जब ये वापस आएगी डीएक्सेलरेट होगी तो उसके साथ ही ये वापस अपनी बैटरी पे चली जाएगी। तो इसमें जो बेसिकली इंजन, मोटर, पावर स्प्लिट यूनिट जो होता है, उसमें पावर स्प्लिट यूनिट का काम ये होता है कि वो असेस करता है कि इस टाइम गाड़ी की स्पीड पे है, मुझे इंजन स्टार्ट करना है कि नहीं करना। वही पावर यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करता है उसी पावर को कि मुझे अभी ये पावर इंजन से लेनी है या ये पावर मोटर से लेनी है। और ये गाड़ी जब आप रेव करते हैं तो ये दोनों पे कंबाइंड भी चलती है, जिसकी वजह से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी लो रहती है। ये इंजन के साथ साथ, इंजन चलने के साथ साथ, अभी जैसे मैंने इस गाड़ी की रेस छोड़ दी है तो इसके टायर्स की रोटेशन इसकी बैटरी को चार्ज कर रही है। और उसके अलावा जब आप इंजन पे गाड़ी को लेके जाते हैं, इनफैक्ट वो खुद ही जाती है आपकी रेस लेने से, तो वो साथ साथ बैटरी को चार्ज कर रही होती है जी। तो अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की अच्छी चीज़ों की, जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा सबसे पहले गाड़ी की अच्छाइयाँ ही बताता हूँ और यूज़ करने के बाद बताता हूँ। बहुत सारी एक्वा मैंने सेल की हैं, बहुत सारी एक्वा मैंने ड्राइव की हैं, मेरा ख्याल है 11 से लेके 16-17 मॉडल तक। अभी दिस वन इज़ द 15 मॉडल, बट मैंने काफ़ी इसको ड्राइव किया है, काफ़ी रखा है, काफ़ी एक्वा को ठीक कराया है, काफ़ी एक्वा ख़राब होने के बाद ठीक की हैं, काफ़ी एक्वा ठीक होने के बावजूद ख़राब की हैं, इसलिए इसमें मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है जी। अच्छा जी, एक्वा में अच्छी चीज़ें, इसकी शक्ल बहुत अच्छी है, आपको हैचबैक में इतनी खूबसूरत गाड़ी नहीं मिलती। इसका इंटीरियर बहुत अच्छा है, इंटीरियर दो गिव्स अ वेरी प्लास्टिकी फील, बट आपको बताता चलूँ कि दुनिया में इस गाड़ी को बेसिकली प्रियस सी कहते हैं। आप उसको सी कैटेगरी भी कह सकते हैं और सी फॉर सिटी ड्राइव भी कह सकते हैं। मेनली ये गाड़ी बेनिफिशियल तभी है जब आपकी सिटी ड्राइव ज़्यादा है, लॉन्ग रूट पे ये आपको इतनी अच्छी माइलेज नहीं देगी। इंटीरियर का मैंने आपको बता दिया, इंटीरियर की शक्ल बहुत ठीक है, हाँ प्लास्टिक की है थोड़ी सी, और ओवरऑल कंफर्ट लेवल इज़ वेरी गुड, हैंडलिंग इज़ वेरी गुड, स्टीयरिंग कंट्रोल बहुत अच्छा है, आपके कंट्रोल में रहता है, मैन्यूवरेबिलिटी आपको बहुत अच्छी रहती है। लॉन्ग रूट पे थोड़ा फ्लोटिंग टच आता है कि गाड़ी शायद तैर रही है हवा में, लेकिन विद इन सिटी के लिए कंट्रोल, ब्रेकिंग, इंटीरियर डिज़ाइन, एक्सटीरियर डिज़ाइन इज़ सुपीरियर दैन एनी अदर हैचबैक इन पाकिस्तान। निसान नोट और निसान फिट, होंडा फिट के साथ आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों गाड़ियाँ इससे प्राइस ब्रैकेट में ऊपर चली जाती हैं और उनके पार्ट के इश्यूज़ एक्वा के पार्ट के इश्यूज़ से ज़्यादा हैं। तो वापस आ जाते हैं जी अच्छाइयों पे। सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि जी आपको विद इन सिटी
23 से लेके 28 की कंफर्म एवरेज देगी, डिपेंडिंग ऑन आपका फुट, आपका ड्राइविंग स्टाइल और आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी है। और अच्छी चीज़ों की बात करें, इसकी रीसेल वैल्यू इज़ वेरी गुड, दिन ब दिन मज़ीद महंगी हो रही है बाकी गाड़ियों की तरह। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी सेम लाइक एक्वा कह सकते हैं आप, जिस तरह एक्वा के पार्ट्स मिलते हैं आपको इसके भी पार्ट्स मिल जाते हैं। दो के वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, सॉरी जैसे विट्स के पार्ट मिलते हैं वैसे इसके भी मिल जाते हैं। थोड़े से विट्स से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन दे आर वेरी इजीली अवेलेबल। आपको बम्पर्स चाहिए, लाइट्स चाहिए, मैकेनिकल पार्ट चाहिए, बैटरी चाहिए, ABS चाहिए, वो सब मिल जाता है। तो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड कार। सिटी में चलाने के लिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। और आपको अगर सेडान नहीं चाहिए, इतने पैसों में सेडान बहुत सारी आ जाती हैं, और अगर आपको फ्यूल का इशू है तो आई विल रिकमेंड कि आप इस गाड़ी पे जाएं। इस पे हम आगे चल के बात करते हैं कि मेरे अपने क्या ख्याल आते हैं कि आपको फ्यूल बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए, आपकी कॉस्ट बाद में किस तरह से इनकर होती है, बाद में क्या आपको इश्यूज़ आ सकते हैं, उस पर मैं आगे चल के बात करता हूँ। तो जी अब अगर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको बताऊं, जो मेरी अपनी एक रफली एक मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, या जो फिगर्स मुझे समझ आती हैं, तो फिगर्स में अगर आपको समझाऊं कि अगर एक बंदा डेली की 40 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, और कंसिडरिंग कि वो जॉब पे जाता है या वो अपने काम पे जाता है, कहीं पे अपने बिज़नेस पे जा रहा है, और नॉर्मली इस्लामाबाद में इतनी ही एवरेज आउट एक गाड़ी चलती है, 40 किलोमीटर डेली तकरीबन चल जाती है, जिस बंदे ने जाना है, ऑफिस वापस आना है, काम पे जाना है, वापस आना है। तो 40 किलोमीटर अगर आपकी गाड़ी चलती है, और आप कंसिडर करें कि मंथ जो है वो 25 दिन का है, क्योंकि 25 दिन आपने काम पे जाना है, वैसे तो 22 दिन जाना होता है, लेकिन किसी के हफ्ते इतवार को ऑफ है, किसी का नहीं है, तो मैं 25 दिन लगा रहा हूँ। तो 25 दिन के हिसाब से आपकी गाड़ी तकरीबन एक मंथ में 1000 किलोमीटर चल रही है। 1000 किलोमीटर आपकी वो गाड़ी जो आपको 25 की एवरेज देती है, एक्वा की बात कर लेते हैं, इसको तकरीबन 40 लीटर का फ्यूल चाहिए होता है। और आज मई में हम बात कर रहे हैं, अभी 280 रुपये लीटर तकरीबन फ्यूल है। तो 280 के हिसाब से अगर आपकी गाड़ी का लगाएं तो आपको तकरीबन मंथली 11,000 समथिंग का फ्यूल चाहिए होता है। और अगर इसके कंपैरिजन में मैं होंडा सिटी या विट्स या पासो की बात कर लूँ, उन गाड़ियों पे आपको तकरीबन 15 की एवरेज मिल रही है। आप अपनी कम्यूट अगर सेम रखें 1000 किलोमीटर 25 दिनों के लिए, और आप 15 की एवरेज वाली गाड़ी चलाएं, तो आपको तकरीबन 66 लीटर फ्यूल चाहिए होता है, 66 लीटर्स, जो कि तकरीबन 19,000 समथिंग का बनता है। तो 11,000 समथिंग 19,000 समथिंग को अगर हम डिफरेंस दोनों में निकालें तो ये 8,000 रुपये का डिफरेंस है। आप गाड़ी को पूरा साल चलाते हैं एक्वा को, तो और एक 15 किलोमीटर गाड़ी देने वाली जो है उसको चलाते हैं, तो दोनों में अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 8,000 रुपये का है। अगर आप पूरे साल के हिसाब से देखें तो 8,000 को 12 महीनों से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 96,000 रुपये या 92,000 रुपये बनते हैं। अब उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रफली 180 की फिगर बनती है, 1,80,000 रुपये की। मेरा अपना कंस्ट्रेंट ये है कि जी आप जब हाइब्रिड गाड़ी लेते हैं, उसको 1-2 साल चलाते हैं, तो वो 1-2 साल में आपकी बैटरी या आपके ABS का कोई ना कोई काम ज़रूर खोलती है, जिसकी कॉस्ट नॉर्मली भी अगर आप देखें तो इसकी कॉस्ट तकरीबन, बैटरी की कॉस्ट पे आप तकरीबन अपने जहन में 1.5 से 2 लाख रुपए रखें, डिपेंडिंग कि आपको कौन सी बैटरी मिल रही है और कहाँ से आप ले रहे हैं और उसकी हेल्थ क्या है। प्लस अगर आपका साथ ABS भी ख़राब हो जाता है तो ABS की भी कॉस्ट तकरीबन 60,000 से 80,000 रुपये होती है। तो मेरा पॉइंट ये है कि 2 साल में आपने 2 लाख रुपए का फ्यूल तो बचा लिया, तकरीबन 2 लाख रुपए का आपने फ्यूल बचा लिया एक हाइब्रिड गाड़ी चला के, लेकिन उन 2 साल बाद आपने गाड़ी पे तकरीबन 2 लाख रुपए का खर्चा भी कर दिया। और देयर इज़ नो गारंटी कि जो आपने नई बैटरी ली है वो सही चलेगी, कितना अर्सा चलेगी, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि आपको नई बैटरी मिल रही हो। और ऑब्वियसली अगर आप नई बैटरी की तरफ जाएंगे तो वो 3-4 लाख रुपए आपको कॉस्ट करेगी। तो इसलिए जी मैं हाइब्रिड गाड़ी के थोड़ा सा ख़िलाफ़ हूँ कि जो यूटिलिटी या जो एडवांटेज मैं इस गाड़ी से लेना चाह रहा हूँ वही 2 साल के पैसे मुझे इकट्ठे देने पड़ते हैं, रादर देन कि मैं फ्यूल में थोड़े थोड़े करके पैसे देता रहूँ। मेरे नज़दीक 2-2.5 लाख रुपए की फकी एकदम लगना ज़्यादा मुश्किल है, एज़ कम्पेयर टू आप उसको बारी बारी किस्तों में फ्यूल की मद में देते रहें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और फ्यूल में आपको ये भी है कि हो सकता है फ्यूल कम हो जाए। आज भी जैसे कुछ खबर आ रही है कि फ्यूल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, वो गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उस बहस में हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि फ्यूल आज भी थोड़ा सा 31 मई को हम बात करें कि थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। पंजाबी में आपने भी अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि जी सुते बंदे नू 8 देगा पै गईयां। इसका भी यही सीन है जी कि आपको किसी भी दिन सरप्राइजिंगली आपकी हाइब्रिड गाड़ी धोखा दे जाती है और आपको कहती है कि जी चले भाईजान आप मुझे 2-2.5 लाख रुपए खिला दें ताकि मैं मज़ीद अगले 2 साल आपके लिए बेहतर चल सकूं। इसलिए मैं हाइब्रिड को प्रेफर नहीं करता ओवर अ मैकेनिकल गाड़ी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए ठीक है तो आप बिल्कुल इस पर जाएँ। हाइब्रिड गाड़ी में एक्वा इज़ अ वेरी गुड कार। अब हम इसके कुछ इश्यूज़ की बात कर लेते हैं। एक्वा का इशू यही है कि 2-2.5 साल में आपको इसमें बैटरी और ABS चेंज कराना पड़ता है। उसके अलावा इसमें कोई ऐसा नॉन फॉल्ट नहीं है
थोड़ी सी लॉन्ग रूट पे गाड़ी आपको तैरती हुई फील होती है, जैसे आपके कंट्रोल से निकल जाएगी। एज इन हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे लॉन्ग रूट पे सेडान ज़्यादा परफेक्ट लगती है एज़ कम्पेयर टू हैचबैक गाड़ी के। वैसे तो कोई भी हैचबैक रिकमेंडेड नहीं है कि आप उसको हाईवे पे जाके या मोटरवे पे आप उसको 160 140 की स्पीड पे चला रहे हो, और मोटरवे पे जाके आपकी ये माइलेज भी तोड़ती है, वो वापस 17-18 पे आ जाती है। तो आपका वो जो माइलेज वाला प्लस पॉइंट है वो मोटरवेज के लिए ख़त्म हो जाता है। तो एक तो बहुत प्लास्टिक की फील है, अंदर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है। कंफर्ट लेवल ठीक है, पिछली सीटें बहुत तंग होती हैं इसकी। पिछली सीटें विड्स की मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा बेहतर है, पासो की इससे बेहतर है, सिटी की इससे बेहतर है। ये मैं इसलिए कंपैरिजन में ला रहा हूँ कि 35 से 40 लाख रुपए की ब्रैकेट में आपको वो सब गाड़ियाँ इससे अपर मॉडल मिल जाती हैं। आपको 2019-2018 मॉडल के विड्स 40 से 42 लाख में आजकल मिल रही है, और पासो भी तकरीबन इसी रेट पे है। होंडा सिटी आपको 42-43 में 1.3 ऑटोमेटिक नई शेप वाली मिल जाती है, पुरानी शेप वाली इससे भी सस्ती मिल जाती है। एक्वा के पार्ट्स महंगे हैं जी, विड से महंगे हैं, ये एक और नेगेटिव पॉइंट है। प्लस मेरे नज़दीक जापानीज़ गाड़ी के पार्ट ढूंढना एक बहुत मुश्किल पॉइंट है, आपको ख्वारी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। लोकल गाड़ियों का फ़ायदा ये है कि आप होंडा है, टोयोटा है, सुजुकी है, सीधा जाएं, उनसे पार्ट लें, डालें, अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ नहीं आते। इसमें एक तो आपको पार्ट ढूंढने में ख्वारी होती है, प्लस पार्ट आपको यूज्ड मिल रहा होता है, तो वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं होती कि यार मैंने ये पार्ट लगाया, मेरे इतने पैसे लगे हैं तो मुझे नया पार्ट मिल गया। तो नेगेटिव्स में अगेन आ जाता हूँ जी, स्पेस पीछे कम है, प्लास्टिक की फील बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा पार्ट्स थोड़े से महंगे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें इतने पैसों में मैं पर्सनली होंडा सिटी, विड्स, पासो या इसी तरह के मज़ीद कुछ वेरिएंट्स को, अब आप इसको स्विफ्ट के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन स्विफ्ट का बेसिक वेरिएंट आपको इतने पैसों में मिलेगा बगैर वजह कि वो गाड़ी पाकिस्तान में बहुत महंगी है। मैंने उसका भी रिव्यू किया हुआ है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो जी ये था थोड़ा सा रिव्यू, प्रॉज एंड कॉन्स आपको मैंने बता दिए, हाइब्रिड के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया। पर्सनली अगर किसी ने हाइब्रिड गाड़ी लेनी हो तो देयर इज़ नो बेटर ऑप्शन देन गेटिंग एन एक्वा। लेकिन अगर आप हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को संभाल सकते हैं और थोड़े अरसे में, साल में, 2 साल में, मे बी आज रात को, कल सुबह, कभी भी इन गाड़ियों के साथ मसले आ सकते हैं, अगर आप खर्चा करने के लिए विलिंग हैं तो आप ज़रूर करें। अदरवाइज़ मैं हमेशा मैकेनिकल गाड़ी को प्रेफर करता हूँ। लेकिन हाइब्रिड में अगर बात करें तो हाइब्रिड में आपको इससे बेहतर ऑप्शन इतनी अच्छी यूटिलिटी के साथ, इतनी अच्छी पिक के साथ, इतनी अच्छी शक्ल के साथ, इतनी अच्छी अकल के साथ नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच जी। हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब को ज़रूर देखें, यूट्यूब पे आपको ये पूरा रिव्यू मिलेगा। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।